नमस्कार एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका ऑन दैनिक जागरण आईनेक्स ट्रैकिंग करियर कोड वर्चुअल कॉन्क्लेव 2021 पर इन एसोसिएशन विद अमृता विश्व विद्यापीठम। दोस्तों, हम सब के लाइफ में टाइम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हर पल गुजरते इस टाइम के परफेक्ट मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस को जिसने समय रहते समझ लीजिए उसने बाजी मार ली। और सेम चीज लागू होती है हमारे स्टूडेंट्स के लिए भी। अब स्टूडेंट्स के लिए इस टाइम मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस पर बात कर रहे हैं तो हमारे अमेरिकन एजुकेटर स्टीवन कोवी का एक कोट मुझे याद आता है। उन्होंने कहा था, मोस्ट ऑफ अस स्पेंड टू मच टाइम ऑन व्हाट इज अर्जेंट एंड नॉट एनफ टाइम ऑन व्हाट इज इम्पोर्टेंट। पिछले दिनों पेंडेमिक के जिस फेज से हम सभी गुजरे हैं, उसने स्टीवन कोवी के इस कोट की गहराई से हम सभी को और खास तौर पर हमारे स्टूडेंट्स को वाकिफ करा दिया। इस दौरान ऑनलाइन स्टडीज पर डिपेंडेंट स्टूडेंट्स पूरा पूरा दिन बिजी रहने लगे और अब जब हम लोग इस दौर से आहिस्ता आहिस्ता उबर रहे हैं तो यही स्टूडेंट्स अपने टाइम मैनेजमेंट की डिस्टर्बेंस से काफी डिस्टर्ब से नजर आ रहे हैं। कैसे उनकी डिस्टर्बेंस होगी दूर, इसको लेकर आज हम लोग करेंगे डीप डिस्कशन, वो भी एजुकेशन फील्ड की नोन एंड मोस्ट रेप्यूटेड पर्सनालिटीज के साथ। सबसे पहले स्वागत करते हैं अपने इस वेबिनार पर आज के पैनलिस्ट का, जिनमें शामिल हैं कोयम्बटूर से अमृता विश्व विद्यापीठम के ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर एडमिशंस एकेडमिक मैनेजर एंड काउंसलर डॉक्टर शौर्य कटप्पा। सर, स्वागत है आपका बहुत बहुत हमारे इस वेबिनार पर। एंड डॉक्टर शौर्य कटप्पा जी के साथ मैं स्वागत करूंगी ईस्टर्न रीजन से इंस्टीट्यूट फॉर करियर स्टडीज की डायरेक्टर एजुकेशनिस्ट एंड करियर काउंसलर अनुजा कुमार जी का। नमस्कार, धन्यवाद। स्वागत है आपका बहुत बहुत हमारे इस वेबिनार पर। शुक्रिया। और आप दोनों के साथ मैं स्वागत करूंगी पटना से करियर काउंसलर आशीष आदर्श जी का। सर, स्वागत है आपका बहुत बहुत हमारे इस वेबिनार पर। जी, बहुत शुक्रिया। अपने एक्सपर्ट्स के साथ अब मैं स्वागत करूंगी अपने व्यूअर्स का भी, जो हमसे कनेक्ट हो रहे हैं। व्यूअर्स, स्वागत है आपका भी बहुत बहुत हमारे इस वेबिनार पर। तो टाइम मैनेजमेंट को लेकर आज हम लोग बहुत सारी चीजें अपने एक्सपर्ट से जानेंगे, उनसे बहुत सारे सवाल पूछेंगे। तो हमारे जितने भी व्यूअर्स, जितने भी स्टूडेंट्स हमसे जुड़ रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि आपके पास जितने भी इस बात को लेकर सवाल हैं, जितने भी क्वेरीज हैं, जल्दी जल्दी उनको हमें भेजते जाइए ताकि हम एक्सपर्ट से आपके सवालों के जवाब पूछ सकें। आगे बढ़ाती हूँ अपने इस सेशन को और पूछती हूँ सबसे पहला सवाल अनुजा मैम से। मैम, पेंडेमिक के दौरान एक बहुत ही क्रूशियल टाइम को हम सभी ने फेस किया है, ऑब्वियसली हमारे स्टूडेंट्स ने भी किया। उनके लिए भी इस दौरान उतना ही स्ट्रेस बढ़ गया था जितना और लोगों की लाइफ में बढ़ा। इस स्ट्रेस ने उनके सोचने की, उनके डिसीजन लेने की, उनके स्टडीज की, उनके लर्निंग की कैपेसिटी को बहुत हद तक प्रभावित किया। अब जब आहिस्ता आहिस्ता चीजें नॉर्मल हो रही हैं तो इन स्टूडेंट्स के लिए उस फेज के मेंटल ट्रॉमा या यूं कहें कि स्ट्रेस से निकलना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। ऐसे में इन स्टूडेंट्स को कैसे खुद को उसके अकॉर्डिंग बदलना चाहिए, प्लीज थोड़ा सा हमें गाइड करें मैम। जी, शुक्रिया। बहुत ही अहम सवाल आपने पूछा और शुरुआत में ही हम इस बारे में चर्चा कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। तो सबसे पहले तो मैं सबका अभिवादन करना चाहूंगी, सराहना करना चाहूंगी उन सारे बच्चों का, उनके पेरेंट्स का, टीचर्स का और जो भी पूरे शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने इस नैया को पार लगाया है कि किसी तरह से हम इससे उभर के आ गए हैं। तो ये एक बहुत अपने आप में ही एक बहुत ही विचित्र और बहुत ही कामयाबी वाली चीज है, क्योंकि जैसे मैं समझती हूँ कि मेरे पूर्वज या जैसे कहें कि मेरे पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स ने तो शायद पिछले 100 साल की हम बात अगर करें तो किसी ने भी पैंडेमिक नहीं देखा इस तरह का, जिस तरह से कि भारतवर्ष में भी, जिसका पूरे विश्व में इम्पैक्ट हुआ, भारतवर्ष में भी हुआ। तो हम में से शायद कोई भी इससे नहीं गुजर चुके थे एंड वो हमारी खुशकिस्मती थी। लेकिन अब जो हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, यंगस्टर्स हैं, एडोलेसेंट्स हैं, टीनेजर्स हैं, उनके सामने इस तरह की एक ये विचित्र एक तरह का समय का एक संघर्ष आया है जो उन्होंने बखूबी निभाया है। मैं जरूर समझती हूँ कि बहुत ट्रॉमेटिक रहा है बहुत लोगों के लिए, सबके लिए रादर। तो कैसे हम उससे उभर के आ गए। तो हम जब टाइम की बात करते हैं, जैसे आपने कहा कि आज का विषय टाइम की बात है, समय की बात है, तो अगर हम जैसे बच्चों से बात करते हैं तो वो अक्सर बात करते हैं टाइम मशीन की। साई-फाई मूवीज में हम लोग टाइम मशीन देखते हैं कि उसमें बैठ के हम अपने पास्ट में चले जाते हैं या हम अपने भविष्य में चले जाते हैं और जान लेते हैं कि क्या हो रहा है। तो मैं ये मानती हूँ कि हम सबके पास एक टाइम मशीन है।
तो इस टाइम मशीन में हम बैठ के कहाँ जाना चाहेंगे वो हमारी चॉइस पे निर्भर करेगा। हम अपने गुजरे हुए पिछले दिनों में जाना चाहें, 1 साल में, 1.5 साल में, 6 साल में, 10 साल में, मतलब अपने पास्ट की तरफ जाएंगे, तो हम वहां से क्या लेके आएंगे? हम वहां से लेके आएंगे मेमोरी, यादें। दूसरी तरफ अगर हम भविष्य में लेके जाएं अपनी टाइम मशीन को, तो फिर हम कहाँ पहुंचेंगे? शायद हम अपने सपनों की तरफ पहुंचेंगे, द ड्रीम्स दैट वी आर हैविंग स्टिल। तो ये चॉइस मेरे हाथ में है कि मैं अपनी पिछली यादों के में अच्छे से रहना चाहती हूँ, या मैं उससे उभर कर निकल कर अपने भविष्य की तरफ, अपने सपनों की तरफ बढ़ना चाहती हूँ। तो ये एक बहुत ही, एक मैं कहती हूँ फंडामेंटल एक हमको चॉइस करनी है। लेकिन मैं ये भी नहीं कहती कि जो हमारी यादें हैं उनसे हम एकदम नाता तोड़ लें। कहते हैं कि लिव इन द प्रेजेंट, फॉरगेट द पास्ट, क्योंकि फ्यूचर तो किसी ने देखा ही नहीं है। तो लिव इन द प्रेजेंट श्योरली, बिल्कुल हमें अभी के वातावरण में, अभी के समय में ही हमको अपनी जिंदगी अच्छे से गुजर करनी है। लेकिन जो हमारे पास से जो हमने सीखा है, जो हमारी यादें हैं, जो हमारी मेमोरीज हैं, वो हम अगर उनसे बहुत बहुत अहम, हम बहुत ही महत्वपूर्ण सीख ले सकते हैं। जैसे कि अब हम पैंडेमिक की ही बात करें, पिछले 1-1.5 साल में पूरी दुनिया उथल पुथल हो गई, जो पहले कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। और आप क्या समझ सकते हैं स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, की अगर ये पैंडेमिक उस जमाने में होता जब इंटरनेट नहीं था, जब डब्ल्यू का आविष्कार ही नहीं हुआ था, वर्ल्ड वाइड वेब था ही नहीं, तो किस तरह की दुनिया होती और किस तरह से हम पैंडेमिक से जूझते। तो हमें एक तरह से शुक्रगुजार होने चाहिए अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का, अपने जो मीडिया का, अपने सोशल मीडिया का, जिसने एक तरह से हमारे जो कनेक्शंस हैं, हमारे जो रिलेशनशिप्स हैं, उनको बरकरार रखा। और हम उसके बलबूते कितनी सारी चीजें कर पाए हैं घर बैठे ही। वर्क फ्रॉम होम तो किया ही हमारे अभिभावकों ने, पेरेंट्स ने, जो भी हम आसपास देखते थे सब वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, लेकिन हमने स्टडी फ्रॉम होम भी करके देख लिया। तो स्टडी एट होम तो होता ही था, अब हम स्टडी फ्रॉम होम करना सीख गए। हम बहुत सारी चीजें जो पहले शायद स्कूल में जाके करते थे, लेकिन अब हम घर बैठे ही कर सकते हैं। कितने स्टूडेंट्स मैं जानती हूँ खुद अपने निजी तौर पे, जिन्होंने थिएटर ज्वाइन किया ऑनलाइन, जिन्होंने डांस क्लासेस अपनी बरकरार रखी, योगा सेशन, पिलाटेस, फिटनेस, और जाने क्या क्या लोगों ने नहीं सीखा घर बैठे ही। तो इट इज अबाउट कैसे हम अपने टाइम को यूज करते हैं और क्या क्या हम उससे सीख लेके आगे बढ़ते हैं। क्योंकि हम ये समझते हैं कि नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड, कोई भी चीज एक कांस्टेंट नहीं है, ये तो हम सभी जानते हैं। चेंज इज द ओनली वे द वर्ल्ड इज, हमेशा तब्दीलियां होती रहेंगी। हम कभी भी किसी चीज को कंट्रोल नहीं करके बैठ सकते, कि पकड़ के नहीं बैठ सकते कि ये टाइम मेरा है मैं इसको पकड़ के बैठ जाऊं, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। जैसे कहते हैं कि एक रेत को जब आप हाथ में लेते हैं तो वो चारों तरफ से आपकी उंगलियों से इधर उधर से निकल आएगी और हाथ में कुछ भी नहीं बचेगा। तो टाइम इज सच अ कमोडिटी कि वो किसी के भी काबू में नहीं आएगी। लेकिन हम ये कर सकते हैं कि जब जैसा समय आएगा हम उससे अपनी बोट, उसमें उसकी लहरों में हम बोते खाएं, उससे उभरें, कभी कष्ट सहें, लेकिन उससे हमेशा उभर के आगे चलते रहें। अब हम ये देखते हैं कि इन जो पैंडेमिक की जो परिस्थितियां आई थी, हमने अपनी कलाएं तो जरूर उजागर करी, नए तरीकों से पढ़ना सीखा, और क्या मालूम आगे जाके हम एक तरह का स्टार्टअप बना सकें जिससे कि हम हाइब्रिड मॉडल्स ऑफ लर्निंग बच्चों को दे सकें, हम खुद शिक्षक बन सकें, दूसरे तरह के नए जो हमने एक्सपीरियंसेस करे हैं उनके बेसिस पे हम और लोगों की नई नई प्रणालियां ला सकें आगे जाके। लेकिन सबसे जो मुझे बात दिल को छुई थी इस पैंडेमिक में, कि हमने देखा कि अपने आसपास के बच्चे, यंगस्टर्स, यंग अडल्ट ने एकजुट होकर काम किया है, पैंडेमिक में एक दूसरे की सहायता करी है। तो ये जो मैं कहती हूँ, जो संघर्ष के जो समय आते हैं, आपातकालीन स्थितियां आती हैं हमारी जिंदगियों में, ये एक तरह से हमें अपनी और योग्यताओं से वाकिफ करवाती हैं। हमें शायद मालूम ही नहीं था कि हमें इतनी लीडरशिप क्वालिटीज हैं कि हम ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। हमारे दिल को चोट पहुंचती थी कि जब हम देखते थे कि हमारे बस्ती में लोगों को कितनी परेशानी हो रही है, कितने लोगों की नौकरियां चली गई हैं, कितने लोगों को कितने कितने कष्ट हो रहे हैं, लेबर को हम देखते थे जा रहे हैं, एक शहर छोड़ के अपने गांव में लौट रहे हैं। तो कितनी ज्यादा विपदाएं हैं, और कैसे बच्चों ने आगे बढ़कर उसमें एकदम कंधे से कंधा मिलाकर, चाहे अडल्ट छोड़ देते थे लेकिन बच्चों ने अपना जोश नहीं छोड़ा, अपनी उम्मीदें नहीं छोड़ी।
और उन्होंने जो हम लोग को जो लेसन दिए हैं, आई थिंक वो एक ह्यूमैनिटी के लिए वो सबसे बड़ी मिसाल है। और हमें इन्हीं सीखों को लेकर अपने हाथ में संजोकर, बिकॉज ये ट्रेजर है, ये शायद नहीं आए, और मैं तो यही आशा करती हूँ कि किसी की जिंदगी में ऐसा वक्त नहीं आए, लेकिन इससे जो हमने अच्छी अच्छी चीजें अपने आप में ढूंढी हैं और आसपास ढूंढी हैं, तो उससे हम जरूर प्रेरणा लेके आगे बढ़ें। बिल्कुल मैम, बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि इस दौरान स्टूडेंट्स को और बाकी भी जितने लोग हैं सबको स्ट्रेस दिया है पैंडेमिक ने, लेकिन इन चीज़ों में जितना हमने इस दौरान सीख ली है उसको अगर हम फ्यूचर के लिए बहुत अच्छी चीज़ों में जोड़ कर चले, उसको एक सीख मान के चले, तो आगे चलकर बहुत कुछ नया कर सकते हैं। बहुत सारे इसी की बेस पे नए स्टार्टअप्स शुरू कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम हमारे स्टूडेंट्स के लिए इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। अपने सेशन को आगे बढ़ाएंगे और पूछेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन डॉक्टर शौर्य कटप्पा जी से। सर, पैंडेमिक में ऑनलाइन स्टडीज के दौरान स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा सोशल मीडिया फ्रेंडली हो गए। ऐसे में ऑनलाइन पढ़ाई करते करते वो ऑनलाइन गेमिंग के भी एडिक्ट हो गए। थोड़ी पढ़ाई और थोड़ी गेमिंग के साथ उनकी क्लासेस का और स्टडीज का रूटीन भी बहुत लंबा हुआ। और अब जब ऑफलाइन स्टडी शुरू हो गई हैं तो लिमिटेड और बंधा हुआ टाइम मैनेजमेंट उनको बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। ऐसे में कैसे इन स्टूडेंट्स को फिर से पढ़ाई के लिए टाइम मैनेजमेंट की आदत डलवाई जाए, इसके बारे में कुछ बताइए, क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं वो काफी कंफ्यूज से लग रहे हैं कि अब फिर से सुबह उठना है, फिर से उसी टाइम लिमिटेशन में पढ़ाई करनी है, तो कैसे उनको फिर से वही आदत डलाई जाए। गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच। एक तो आई एम रियली ग्रेटफुल दैट आई एम पार्ट ऑफ दिस ग्रुप हियर टुडे। धन्यवाद। जो आपने सवाल और जो आपने टॉपिक छेड़ा है, इट इज प्रोबेबली कनेक्टेड टू अ लार्जर सेट ऑफ दिस थिंग। उसको समझने के लिए हमें फिर ये थोड़ा बहुत ह्यूमन बिहेवियर्स के बारे में समझना होगा, और थोड़ा बहुत हम लोग जो रोज एक्चुअली जो करते हैं, जो हमारी छोटी छोटी आदतें हैं, हमें उन पे थोड़ा ध्यान देना होगा कि भाई हम ये आदतें हमें कैसे आती हैं। हाउ डज अ बिहेवियर कम, हाउ डज अ हैबिट, एक छोटे छोटे जो हमारे हैबिट्स हैं वो कैसे बनते हैं, कैसे टूटते हैं। इन पे अगर हम ध्यान दें और अगर हम समझें कि ये सब कैसे बनते हैं, तो इस पे हमें हमारे कठिनाई का थोड़ा थोड़ा जवाब मिलेगा कि अगर ऐसा बनता है तो फिर हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, एक को क्लासिक हैबिट लूप कहते हैं कि देयर इज अ क्यू, देयर इज अ उसके बाद देयर इज सम सॉर्ट ऑफ एन एक्शन, and there is a reward, yeah, and then there is a feedback, of course, fourth step उसका हो जाता है। तो हर चीज जो है कहीं ना कहीं एक क्यू से जुड़ा हुआ है। We had a routine like like what ma'am said, there was a routine earlier, and then change आया, and it disrupted, or it pushed us into a completely different world altogether. वेरी वैलिड क्वेश्चन मैम। अगर www नहीं होता तो फिर क्या होता? इसके अगेन देयर वर अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन बीइंग सर्कुलेटेड ऑन द वेब अबाउट द पैंडेमिक इन 1917। 1917 में जो पैंडेमिक आया था, उसमें लोगों ने कैसा हाउ दे केम आउट ऑफ इट एंड ऑल, पीपल स्टार्टेड टेकिंग क्यूज फ्रॉम देयर, सो ऑन एंड सो फोर्थ। So, everything has some sort of a trigger. एक trigger कहीं ना कहीं होता है, एक क्यू होता है कि जैसे अगर हम उस ट्रिगर को पहले समझ ले, उसके बाद अगर हम उसी ट्रिगर को अपने अंदर कैसे ले आए उसको समझे, तो हमें फिर ये जरिया मिलता है कि हाउ डू वी एक्चुअली कम आउट ऑफ एन एग्जिस्टिंग हैबिट, और एक नया हैबिट हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो ये एक है। दूसरा, पॉपुलर थिंग्स विच आर बीइंग यूज्ड राइट नाउ, एक तो लोग कहते हैं स्टैकिंग अ हैबिट। आप जो काम एक्चुअली करते हैं उसके बीच में कुछ नया डाल के फिर उसके साथ यू बिल्ड अ स्मॉल रूटीन फ्रॉम इट। There is another human behavioral change method
where they talk about the, you've a lot of research is there on scheduling. अब आजकल आप देखें तो scheduling में what happens is since everything is online, we end up scheduling our commitments, but we do not schedule, things which are for ourselves. Like for example, I knew I had to be in this program in the morning, so मैंने मतलब 2 बजे से मतलब शेड्यूल ये कर लिया है कि 2 बजे से लेकर 4 बजे तक मैं यहाँ पे बैठूंगा। पर उसी शेड्यूल में मैंने ये ऐड नहीं किया कि भाई व्हाट टाइम विल आई हैव लंच और व्हाट टाइम विल आई हैव अ कप ऑफ टी और थिंग्स लाइक दैट। सो व्हाइल अब जब सब कुछ ऑनलाइन होता है तो हम वी गेट वेरी कंफर्टेबल विद शेड्यूलिंग थिंग्स, बट वी मिस आउट ऑन दीज थिंग्स। इन चीजों को कोई मतलब हमारे शेड्यूल में नहीं डालता। No one accounts for a fact कि okay, if I have to, like for example, if I have to attend or get online for a meeting, I will probably need, मेरे को करीब 15-20 मिनट उससे पहले चाहिए होगा। भाई मेरे जिस कमरे में मैं मीटिंग लूंगा, I'll have to set up that room or something like that. So these things, personal or things for myself, कभी-कभी जो है हमारे when we get into scheduling, these things go out of the picture. So that is your second side of it. Again, third thing is prioritizing. A lot of scheduling tools are there. Of course, you don't need to go into it in detail. There are several scheduling tools. We talked from Mr. Warren Buffett to General Eisenhower. Warren Buffett's 5-25 principle, Eisenhower's matrix. तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं. There are several such scheduling tools which are there, which can be used when your routine is set to change. अब जैसे आप पहले you're used to a particular routine and now you're going to get into a different kind of a routine. You can use such scheduling cues again to ensure that you have at least a map, a road map. कि अच्छा चलो, I used to spend a lot of time sitting on the chair earlier. Up, I'm going to be attending classes. I'm going to be, going to school. So therefore, there are a couple of habits that I'll need to adjust, change, tweak, and like what ma'am said, change is what is constant. So third thing, I think, which often, or probably my last thing, which often gets ignored a lot, is the ability to manage focus and the ability to manage emotions. I'm afraid while we are all, especially in this age that we're talking about, in this particular age, while we are all so completely rigmarole in our daily routines, we get up in the morning, we get into something, come out of that, get into another thing, come out of this, get into that. See, at the end of the day, we're not actually devoting time to what is happening to our emotions. Now, that is not the case when you're below 14 years and all that, because उस age में you have your parents, and even if you're attending school, most of the thing is always structured for you. कि भाई सुबह आपको ये करना है, दोपहर को ये करना है, रात को ये करना है, खाने का टाइम, सोने का टाइम, सब कुछ जो है उस एज ग्रुप में स्ट्रक्चर्ड होता है. Slowly, when you come into the age group or the context of the age group that we are discussing, यहाँ पे जो है the structure actually opens up. In fact, no uniforms in college, that itself kind of creates a lot of a pressure on your routine itself, the morning routine, so on and so forth. So post that, of course, once when you get into a job, you get into a company, etc. उसके बाद फिर वो system जो है आ ही जाता है वापस. So in this age group where you have a lot of, where that change from a parental atmosphere or a guided atmosphere into a corporate atmosphere is, you've come out of the parental atmosphere, you've not yet gone into the corporate atmosphere.
there is no set mechanism to understand how the emotions are going and how the emotions need to be managed. So I think these are a few areas where adequate focus or adequate हमारा ध्यान जाना चाहिए ताकि it helps the group adapt. Thank you. I hope I've addressed this. या श्योर सर. और जितने भी व्यूवर्स हमें सुन रहे हैं, डॉक्टर शौर्य कटप्पा जी ने सर ने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करा कि अपने 4 पॉइंट्स में कि किस तरह से टाइम मैनेजमेंट को लेकर स्टूडेंट्स को अब आगे बढ़ना है. एंड मैं सर डॉक्टर शौर्य कटप्पा जी से ही पूछना चाहूँगी कि सर अभी जैसे कि ऑनलाइन स्टडीज़ की हम लोगों ने बात करी कि इस फेज़ में ऑनलाइन स्टडीज़ ने एक नया ट्विस्ट एंड टर्न दिया है स्टूडेंट्स को. तो अब जब ऑफलाइन चीजें कुछ शुरू हो रही हैं तो जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो पिछले 2 साल में ऑनलाइन के लिए कुछ ज्यादा ही उसके हैबिचुअल हो गए हैं. ऐसे में वो बड़े डाउट में हैं कि मतलब घर में आराम से बैठ के ऑनलाइन चीजों को ही आगे बढ़ाया जाए और ऑफलाइन के लिए वो बहुत कम बाहर निकलना चाह रहे हैं. तो क्या इज इट राइट, ऐसा करना सही है कि ऑनलाइन अब चीजों को ग्रोथ दें, हम लोग ऑनलाइन ही उसको कैरी ऑन करें, ऑफलाइन पे को इतना इम्पोर्टेंस ना दें, कि दोनों चीजें इक्वल हैं या फिर ऑफलाइन ज्यादा इम्पोर्टेंट है? मैम, देयर आर अ लॉट ऑफ व्यूज ऑन दिस. बहुत सारे अगर आप चेक करेंगे तो रिसेंटली देयर आर अ लॉट ऑफ ऑथर्स tabled a lot of there's a lot of research also which has happened, and there are a lot of material which has been tabled. After having looked at some of the material, ये नहीं कि मैंने सब कुछ देखा है, थोड़ा बहुत जो मैंने material देखा है, I believe that it is very contextual. See, while the internet has given us some things, like what ma'am said in the beginning, the internet has actually given us that reach. We are connected to right up to the Anganwadis are suddenly reachable. There was this news item where we said that we've vaccinated 100 crore Indians, almost 100 crore Indians, thanks to our reach, so on and so forth. So there are certain things that the ICT provides. There are certain things that the ICT can offer in terms of benefits, etc. The students, and I'm really focusing on students of that particular age group, which I believe are our audience. They can now actually collaborate freely right across the world. Yeah, you can, if there is someone who's interested in tennis, for example, and if he knows how to connect with Serena Williams, he or she can probably connect with Serena Williams and take tips from there. I mean, I'm not saying that Serena Williams is offering classes, but it's a possibility. This is also there on the cards. So while these things are also there being offered, it is also essential to understand that there are some things which you can gain only when you are hands-on versus when you are online. There were certain reasons why the classroom education has actually lasted for 50 odd years, because it provides that, apart from the books and the academics and the all those things of the classroom education, getting up and coming to class actually gives us certain other life skills which are probably much more valued than maybe a science or a maths in today's world. So like I said, it's contextual. It's very contextual. Should I stay completely online? Should I be completely offline? Should I see, at the end of the day, it is very, very contextual. I hope I've answered your question. जी सर, थैंक यू सो मच सर. एंड व्यूअर्स जो हमारे सुन रहे हैं, वो भी इस कंफ्यूजन के दौर से गुजर रहे हैं, तो शौर्य सर ने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया है कि दोनों चीज़ों की अपनी अलग अलग अहमियत है, दोनों को लेकर आगे बढ़ना है, सिर्फ ऑनलाइन को लेकर ही नहीं चलना है और सिर्फ ऑफलाइन की तरफ ही नहीं आगे बढ़ना है, बल्कि हम लोग दोनों को बैलेंस करके आगे बढ़ सकते हैं और फ्यूचर डेवलपमेंट के बारे में बहुत सारी चीज़ें सोच सकते हैं. थैंक यू सो मच सर. एंड आगे बढ़ाते हैं अपने इस सेशन को, पूछेंगे अपना नेक्स्ट
क्वेश्चन आशीष आदर्श सर से। सर, इस पैंडेमिक ने कई फील्ड में ढेरों बदलाव किए, फिर चाहे वो इकोनॉमी की फील्ड हो, हेल्थ सेक्टर हो या स्टूडेंट्स की स्टडीज हो। इन सबके बीच नई करियर अपॉर्चुनिटीज सामने आई और इन नई अपॉर्चुनिटीज ने स्टूडेंट्स के लिए पढ़ाई का प्रेशर, उसका लोड भी बढ़ा दिया। इस लोड को हैंडल करने के लिए क्या स्टूडेंट्स को अपने टाइम मैनेजमेंट के क्राइटेरिया में भी कुछ एक्सेस करने या एक्सेस चेंज लाने की जरूरत है? सबसे पहले शुक्रिया, आपके इस प्लेटफॉर्म में सभी लोग जुड़े हैं और बहुत ही जो अभी का जो आज का जो टॉपिक जो है वो बहुत रिलेवेंट है। और मुझे लगता है कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स के दिमाग में ये बात है कि भाई अभी का जो समय जो पेंडेमिक का दौर गुजर गया, अब किस तरह से अपने उस करियर को जो एक बिखरता सा जा रहा है इसको फिर से पटरी पे लाएं। तो सबसे पहली बात तो मैं कहूँगा कि स्टूडेंट जो भी हैं, जो भी, ये सिर्फ उनके साथ ही बात नहीं है। जैसे अगर मैं ये कहूँ कि कोई स्टूडेंट है, अगर वो परेशान है कि भाई हमारा आगे क्या होगा, पता नहीं कैसे किस तरीके से हमारी सारी चीज़ें पटरी पर आएंगी, तो ये बात सिर्फ आपके लिए नहीं है, ये सिर्फ दिल्ली के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ये सिर्फ पटना के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ये सिर्फ इंडिया के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ये वर्ल्ड वाइड स्टूडेंट्स के लिए है। तो अगर आप, जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि हम सोचते हैं कि ये प्रॉब्लम हमारे साथ है तो हम ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, लेकिन जब हम देखते हैं कि ये तो यूनिवर्सल प्रॉब्लम है और इसका सोल्यूशन जो यूनिवर्सल तरीके से निकाला जाएगा। जैसे आपने देखा है कि बीच में 10+2 जो एग्जामिनेशन जो थे, उसके एग्जामिनेशंस को फिर वो ग्रेस मार्क्स दे करके पास कर दिया गया। मैट्रिक के स्टूडेंट्स की बोर्ड परीक्षा नहीं हुई। तो मूलतः क्या हुआ कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो किसी एक स्टूडेंट के साथ नहीं थी, मास ऑफ स्टूडेंट्स के साथ थी। उसके साथ एक रास्ता निकाला गया। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स को इस माइंडसेट से बाहर आना चाहिए कि भाई ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम हमारे साथ है, ये प्रॉब्लम सबके साथ है और सब मिल करके, पूरे सिस्टम, पूरा गवर्नमेंट, सारे सिस्टम, सारे इंस्टीट्यूशंस, सभी मिल करके, पूरी मशीनरी मिल करके इसका एक इलाज निकाल रहे हैं, इसका समय निकाल रहे हैं और इसका एक टाइम फ्रेम फाइनल कर रहे हैं। जैसे आप देख ही रहे होंगे कि करीब सेशन 2 साल से लेट चल रहा है, हर जगह, किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी भी कॉलेज में लेट चल रहा है। लेकिन फिर उसकी परीक्षा भी फिर आने वाले समय में जो चीज़ एक बार थोड़ी बिगड़ जाती है तो उसको ठीक करने में फिर समय लगता है। तो संभवतः ये 6 महीना, साल भर लगेगा, धीरे धीरे चीज़ें फिर से पटरी पर आ जाएंगी। तो सबसे पहले अपने को इस माइंडसेट से बाहर निकालना है कि बहुत बड़ा नुकसान हो गया हमारा, ये नुकसान हर किसी का हुआ है और सब मिल करके, पूरी मशीनरी और पूरी गवर्नमेंट मिल करके इसको ठीक करने में लगे हैं। पहली बात। दूसरी बात कि अगर हम, कई बार क्या होता है कि हमारा नेचर होता है कि नॉर्मली जो भी नेगेटिव जो चीज़ें होती है वो हमें जल्दी नज़र आती है। जैसे कोई भी, अगर हम न्यूज़पेपर में कोई भी अगर न्यूज़ देखें तो उसमें कोई नेगेटिव न्यूज़ होगी, वो ज़्यादा वो हमारे ऊपर अपील करती है। ये एक तरीके का साइकोलॉजी है। हम देखते हैं कि भाई एक कंपनी ने, कोई कंपनी है, उस कंपनी ने अपने 500 एम्प्लॉइज़ को निकाल दिया, ये तुरंत हमारा ध्यान उसके ऊपर जाता है। बट हमने इस बात पे ध्यान नहीं दिया कि उस कंपनी ने 300 एम्प्लॉइज़ को रखा भी। टोटल 800 एम्प्लॉइज़ थे, उसमें से 500 एम्प्लॉइज़ को निकाल दिया, 300 को रखा। 300 किन को रखा? उन 300 को रखा जो उस कंपनी के लिए ज़्यादा कारगर थे, जो ज़्यादा यूज़फुल थे, तो उनको रखा। तो बेसिकली अभी के समय में हमें अपने आप में थोड़ा और बदलाव करके अपने जो अंदर की जो भी टैलेंट्स हैं, जो भी स्किल्स है, स्किल को डेवलप करने की बात है। हम इसको बहाने की तरह नहीं ले सकते। अभी का टाइम किसी भी स्टूडेंट के लिए इसको हम बहाने की तरह नहीं ले सकते। मुझे एक छोटी सी स्टोरी याद आती है कि एक बार किसी दूध के एक बर्तन में 2 मेंढक गिर गए। गिरने के बाद में वो दोनों पैर चलाने लगे। एक मेंढक ने दूसरे से, हालांकि सिंबॉलिक स्टोरी है बट एक अच्छा मैसेज देती है, तो एक मेंढक ने दूसरे से कहा कि भाई ये तो बड़ी मुश्किल की बात है, हमारी किस्मत तो बड़ी ख़राब है, हम दोनों इस दूध की बाल्टी में गिर गए। तो दूसरे ने कहा कि नहीं, पैर तुम चलाते रहो, कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। दोनों पैर चलाते रहे। थोड़ी देर के बाद फिर पहले मेंढक ने उससे कहा कि यार तुम बेकार की बात करते हो, आज तो संडे भी है, ग्वाला भी नहीं आएगा, हमें तो मरना ही है, यही हमारी किस्मत में लिखा है, तो इसलिए बेकार हम मेहनत कर रहे हैं। दूसरे ने फिर कहा कि नहीं, तुम पैर चलाते रहो, कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। थोड़ी देर के बाद फिर वो पहला मेंढक उससे कहा कि अरे तुम बेकार की बात कर रहे हो, तुम इतनी, हम, ये हमारी जब किस्मत में लिखा है तो अब तो मुझसे नहीं होगा, मैं छोड़ देता हूँ। उसको समझाता रहा, उसने पैर चलाना छोड़ दिया और धीरे धीरे वो डूब करके मर गया। ये दूसरा वाला मेंढक अभी भी पैर चला रहा था। चलाते चलाते थोड़ी देर के बाद में उसको ऐसा आभास हुआ कि उसके पैर के नीचे कुछ हार्ड चीज़ है। तो पैर जो चला रहा था उससे वहाँ पे मक्खन जम गया था, तो उसने जंप लगाया और बाहर आ गया। तो बेसिकली होने को तो ये एक छोटी सी स्टोरी है, बट ये बहुत बड़ा संदेश देती है। संदेश ये देती है कि हमें नहीं पता, आगे का समय, भविष्य हमने नहीं देखा, लेकिन हमें अपना कर्तव्य करते रहना है, हमें अपना काम करते रहना है, ये ज़रूरी है। क्योंकि यही एक चीज़ है जो हमें आगे, आज एक रनवे पर एक फ़्लाइट है, एक रनवे पे फ्लाइट जब टेक ऑफ करती है तो जब तक वो दौड़ेगी नहीं तब तक वो टेक ऑफ नहीं कर सकती, खड़ी होकर टेक ऑफ नहीं कर सकती। तो दौड़ते रहना हमारा काम है। टेक ऑफ कब होगा ये ईश्वर जानता है, ये आने वाला समय जानता है, ये हमारी मेहनत जानती है। हमें दौड़ने के लिए अपनी मेहनत लगानी है।
तो कुल मिलाकर के कहने की बात यह है कि हम सभी लोगों को, जो भी स्टूडेंट्स हैं, उन स्टूडेंट्स को आने वाले समय में के लिए अपने तैयार रहना है। ये चैलेंज सिर्फ आपके लिए नहीं है, पूरे वर्ल्ड वाइड के लोगों के लिए। आप जरा खुद सोचिए कि एक कोई बंदा विप्रो या अडोब जैसी कंपनी में काम कर रहा था, लाखों रुपए की तनख्वाह में काम कर रहा था, अचानक उसकी जॉब चली गई, अचानक वो जीरो पे आ गया, उसके ऑलरेडी काफ़ी सारे एक्सपेंसेस हैं, काफ़ी सारा उसका अपना लाइफ स्टाइल है, उसको छोड़ करके फिर उसको जीरो से उसको स्टार्ट करना पड़ा। मैं जानता हूँ कुछ लोगों को, मैं बिहार के 1-2 लोगों का नाम बताता हूँ। वो लोग ऑलरेडी बॉम्बे में कहीं काम कर रहे थे, बहुत अच्छी कंपनी में, बहुत 5 स्टार होटल्स में काम कर रहे थे, उनकी जॉब चली गई बिकॉज हॉस्पिटैलिटी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर था जिस सेक्टर में काफ़ी सारे जॉब्स थे, काफ़ी उसका बुरा हाल हो गया, तो काफ़ी सारे लोगों ने उनको निकाल दिया। वो आकर के 2 महीने 3 महीने तक परेशान रहा। बाद में उसने अपनी स्किल के ऊपर ध्यान दिया कि मेरे अंदर क्या कुछ ऐसा है कि मैं खुद एक कर सकता हूँ। आज के डेट में ही इज हैविंग अ वेरी गुड रेस्टोरेंट इन पटना। उसने कुछ रिसोर्सेज को अरेंज किया। तो कहने का मतलब ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप इंटरनेट पे देखिए, काफ़ी सारे लोगों ने उसके बाद से इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए उसको एज एन अपॉर्चुनिटी लिया है, और उसके बाद से लोगों ने अपने आप को ठीक किया है। और समय लगता है, बिल्कुल लगता है, लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि हमें इसको एज एन अपॉर्चुनिटी लेना है। हमारे पास दूसरा कोई विकल्प नहीं, कोई रास्ता नहीं है हमारे पास कि हम कुछ अगर बैठ करके अगर हम परेशान हो रहे हैं या ऐसा सोच रहे हैं तो उससे कुछ भी नहीं होने वाला। हमें इस जो समय जो आया है, इसमें अपनी स्किल्स में थोड़ा अपडेट करना है, थोड़ा बढ़ाना है अपनी स्किल्स को, हम जिस भी फील्ड में हैं। जैसे अभी मैडम ने बताया कि काफ़ी सारे लोगों ने योगा सीखना शुरू किया, किसी ने स्पोर्ट्स की तरफ ध्यान दिया, कोई म्यूज़िक सीखना शुरू कर दिया। ये सब सारी चीज़ें भी हमारे अंदर क्रिएटिविटी लाती हैं और हमारे डिप्रेशन को ख़त्म करती हैं। मैं चूँकि खुद भी म्यूज़िक से थोड़ा कंसर्न्ड हूँ, तो मुझे लगता है कि म्यूज़िक इज़ ऑल्सो वन ऑफ द पार्ट, या कोई भी ऐसा पार्ट है जिससे हम अपने डिप्रेशन को दूर कर सकते हैं, करके हम एक मेन स्ट्रीम में जाने की कोशिश कर सकते हैं। तो कुल मिला के मैं आज के इस सेमिनार में स्टूडेंट्स को ही कहूँगा कि अभी का जो समय है उससे सीख लेने की ज़रूरत है, उसको बहाने की तरह हमें इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मैं जैसे कि चूँकि बिहार से मैं आता हूँ, तो मैंने देखा कि एक दिन मैं बैठ कर के जो रिजल्ट्स निकले 10th के, ये मैट्रिक के लास्ट ईयर की बात है, मैं देख रहा था, तो मैंने देखा कि जो भी पटना या जो भी बड़े-बड़े शहर हैं, आई वाज सरप्राइज्ड कि जो टॉप जो 25 जो बच्चे जो थे, जो टॉपर्स थे, जो बिहार बोर्ड का एग्जामिनेशन या इवन सीबीएसई का भी एग्जामिनेशन का जो मैंने रिजल्ट देखा, तो उस रिजल्ट में आई वाज सरप्राइज्ड कि उस 25 बच्चे में से केवल 5 बच्चे ऐसे थे, जो टॉपर्स की बात मैं कर रहा हूँ, जो नामी गिरामी स्कूल्स के थे, जो बहुत अच्छे स्कूल्स के थे। बाकी 20 बच्चे ऐसे स्कूल्स के थे जहाँ पे सुविधाओं की बहुत कमी थी। वहाँ से वो बच्चे उन्होंने अपनी मेहनत के बदौलत एक अच्छी सफलता हासिल की। तो कुल मिला के कहने के मतलब ये है कि हम कोई भी बहाना नहीं बना सकते कि हमारा स्कूल ऐसा था, हमारा इंस्टीट्यूशन ऐसा था, हमारे साथ ऐसा सिचुएशन था, कोरोना था, ये था, वो था, कुछ भी नहीं। वो बहाने हमारे लिए कभी भी काम नहीं आएंगे, क्योंकि अगर हमें कुछ काम करना है तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं है, और हम काम नहीं करना चाहते तो हमारे पास बहानों की भी कोई कमी नहीं है। तो बेसिकली कुल मिला के बात यही है कि हमें इस सिचुएशंस के साथ में अपने आप को अपडेट करना है, और आगे अपने आप को और ज़्यादा जिस भी फील्ड में हम जाना चाहते हैं उसमें थोड़ा स्किलफुल बनाना है। अपॉर्चुनिटीज़ की बात हम आगे बात करेंगे, लेकिन उस अपॉर्चुनिटीज़ को हमको अवेल करना है। इसके अलावा दूसरा कोई विकल्प हमारे पास नहीं है। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। एंड जितने भी व्यूवर्स हमें देख रहे हैं, हमारे एक्सपर्ट्स को सुन रहे हैं, बहुत बेहद मोटिवेशनल स्टोरी के साथ आशीष सर ने बताया है कि हम लोग को जो जिस फेज से हम लोग निकले हैं, अब उससे आगे आने वाले समय को लेकर हमें डरना नहीं है, हमें एक साथ मिलकर आगे बढ़ना है, चैलेंजेस को फेस करना है, बहुत सारी चीज़ों को हमको अब आगे लेकर चलना है। बट आशीष सर, मैं आप ही से जानना चाहूँगी कि अभी जो स्टूडेंट्स हैं, कई स्टूडेंट्स बहुत डरे हुए हैं कि अब जो आगे आने वाले चैलेंजेस हैं, जो कोविड ने कई नई चीज़ें, कई नए स्पेशलाइजेशंस भी हमारे स्टूडेंट्स के लिए स्पेशलाइजेशंस के दरवाजे खोल दिए हैं, तो क्या उन स्पेशलाइजेशंस को तक पहुंचने के लिए और उस नई दिशा में जाने के लिए अब उनको नए सिरे से मेहनत करनी होगी, ज़्यादा मेहनत करनी होगी, या टाइम मैनेजमेंट को नए तरीके से तैयार करना होगा? क्या उनको कई सारी नई चीज़ें करनी होंगी, या वो अपनी पुरानी प्रोसेस पर ही आगे बढ़कर और मेहनत करके वहाँ तक पहुँच सकते हैं? देखिए, ऑप्शंस की तो जगह रखनी होगी। मैं आपको अपनी बात बताता हूँ, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हूँ। तो जब मैं वहाँ पे ग्रेजुएशन कर रहा था, तो आप जानते हैं कि बिहार यूपी के जो भी स्टूडेंट्स होते हैं, उनका पहला सपना होता है कि भाई जाएं दिल्ली तो सिविल सर्विसेज की तैयारी करें। आपको पता है कि मतलब एक नॉर्मल फीवर हम लोगों का होता है। मैंने भी कोशिश करी, कई लोगों ने कोशिश करी, तो मेरे कुछ ऐसे दोस्त थे
जो वो भी मैंने सिविल सर्विसेज की 3 बार परीक्षा दी, तीनों बार में मेरा पीटी में भी नहीं हुआ। तो मुझे समझ में आ गया कि दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, मुझे कुछ और ऑप्शन देखना पड़ेगा खुद के लिए। ठीक उसी तरह से अगर हम ऑप्शन, कई मेरे ऐसे फ्रेंड्स थे, कुछ दोस्त हमारे ऐसे थे जो कहते थे कि नहीं, हमें तो सिविल सर्विसेज बन करके ही बाहर निकलना है। अल्टीमेटली लास्ट में ये हुआ कि वो आज के दिन में वो अपने गाँव में एक छोटी सी परचून की दुकान चलाते हैं। तो मेरा कुल कहने का मतलब ये है कि हमें विकल्पों की जगह तो रखनी पड़ेगी, जो हमारे स्किल्स हैं। और दूसरी बात ये कि जो भी नए ऑप्शंस जो सामने आ रहे हैं, उन ऑप्शंस को भी हमें देखना पड़ेगा कि उसके लायक हम हैं कि नहीं। जैसे एक एग्जांपल मैं बताता हूँ कि बहुत सारे मतलब हम सब लोग, मुझे लगता है कि एक माँ बाप जो होते हैं, उससे बड़ा करियर काउंसलर अपने बच्चों के लिए कोई नहीं हो सकता, जो उन बच्चों की स्किल्स, उसके स्ट्रेंथ और वीकनेस को जानते हैं। हम तो बाहर के लोग हैं, हम नहीं जान सकते, लेकिन एक माँ बाप सबसे बेहतर तरीके से जान सकते हैं। इस सेमिनार के माध्यम से उन माँ बाप, उस पेरेंट्स को भी मैं ये जरूर बात कहना चाहूँगा कि वो अपने बच्चों का के जो उसका जो क्षमता, क्षमता और उसके जो रुचि है, बेसिकली इन दोनों के का आकलन करें, और आकलन करने के बाद ही उनको किसी भी फील्ड में जाने की सलाह दें। लेकिन हाँ, मैं फिर कहूँगा कि अगर आप एक फील्ड में बहुत सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे, तो आपकी जिसमें भी रुचि है उसमें आपको ज़रूर अपने करियर को लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। जो पैंडेमिक ने जो काफ़ी हद तक आपको बैठ करके सोचने समझने का अवसर दिया होगा, तो उस सोचने समझने के बाद में संभव है कि कई बार देखिए, अगर हम ये सोचते हैं कि कोई भी इंसान बाहर से आकर के हमारी किस्मत बना देगा, तो नहीं बनाएगा। ये हमारे अंदर की ही बात है, और हमें ही अपने इस चीज़ को, जैसे हम कई बार देखते हैं ना कि कई बहुत सारे गुरु लोग बोलते हैं कि भाई हमें अपनी चेतना को जागृत करना है। अपनी चेतना को, चेतना हमारे अंदर है, तो चेतना सो जाती है, फिर उसको हमें जागृत करना है, उसको जागृत करके अपने स्ट्रेंथ को एक्टिवेट करना है, कि हमारे अंदर अपने स्ट्रेंथ को पहचानना है। तो ये काम हमें खुद करना होगा, और हमें कोई बाहर से आके हमारी कोई हेल्प नहीं करेगा, हमें अपनी मदद खुद करनी होगी, क्योंकि हम अपनी मदद खुद करेंगे तभी हम किसी भी मुकाम पे पहुंच पाएंगे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। और जितने भी व्यूवर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे इस वेबिनार को देख रहे हैं, इन एसोसिएशन विद अमृता विश्व विद्यापीठम, उनके लिए जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं टाइम मैनेजमेंट को लेकर, जिस फेज से वो निकले हैं, उनके लिए आगे आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए कैसे कैसे उनको तैयारी करनी है, उन चीज़ों को लेकर जिस तरह के सुझाव हमारे एक्सपर्ट्स दे रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अपने इस सेशन को फिर और आगे बढ़ाते हैं, पूछते हैं अपना अगला क्वेश्चन डॉक्टर शौर्य कटप्पा जी से। सर, प्रेजेंट फेज में हम लोग अभी बहुत सारी जैसे बातें कर रहे हैं, तो प्रेजेंट फेज में जॉब मार्केट भी बहुत टाइट हो रहा है। इस जॉब मार्केट के लिए खुद को तैयार करने वाले स्टूडेंट्स का अब की स्टडीज के लिए टाइम मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए कि वो इस जॉब मार्केट के लायक खुद को बना सके? प्लीज सर, इसके बारे में कुछ बताएं। थैंक यू वंस अगेन। आई थिंक मेरे ख्याल से श्री आदर्श इस पे बेहतर टिप्पणी कर सकते हैं। he'll be able to share more light on it, but few things. See, like what Shri Adarsh just said, बात अभी excuses की नहीं है। बात ये है कि हम अपने को कितना, मतलब what are the things that we can add to ourselves, कैसा कैसा skills है, क्या क्या जो चीज़ें हैं which I have access to right now, which I can add to myself. There बहुत सारे ऐसे courses आ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे चीज़ें आ रहे हैं which, मतलब it might sound like a small course, it might sound like a simple something on blockchain, पर उसके अंदर career opportunities ढूंढना भी मतलब is this thing of its own. What, मतलब, like for instance, you read a line somewhere about blockchain. To be honest, sir, मैं खुद भी उसके detail में, मतलब I don't know what the length and breadth of blockchain is, but उसमें इतना, मतलब you have to get into it, you have to understand what it is and how it can act, how is it of interest to me, what are the skills that I have, मेरे पास क्या है that can match it, like what you were just saying, sir, आप अभी जो explain कर रहे थे, pretty much in line of that. What are the things that are there? What are the things that I have in my pocket? मेरे पास क्या क्या हथियार है which I can sharpen, which I can tweak, which I can set up, and have it ready for that time. Very very true story. You can't stop kicking. पैर मारते ही रहना है, पैर मारते ही रहना है.
I would in fact invite Shri Adarsh to add anything that you might have on this. जी जी सर, आदर्श सर आप प्लीज कुछ ऐड ऑन करेंगे आंसर में? एक्चुअली मेरी एक आदत है कि मैं जो भी बात करता हूँ, क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए ये सेमिनार है और मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स को कोई भी चीज़ अगर उसको किसी एग्जाम्पल से समझाया जाए या कोई स्टोरी से समझाया जाए तो उनको ज़्यादा बेहतर समझ में आती है। तो मैं फिर मतलब जैसे एक स्किल की बात अभी हो रही है यहाँ पे, तो मुझे फिर एक स्टोरी याद आती है कि एक्चुअली एक छोटा सा बच्चा, तकरीबन 10 साल का बच्चा, अपने घर के बगल में एक दवा की दुकान में गया। 10-12 साल का बच्चा होगा, लड़का गया बगल के दवा की दुकान में। उसने बोला कि अंकल मैं एक फ़ोन कर सकता हूँ? तो वो दुकानदार ने कहा कि हाँ कर लो। तो उसने देखा कि फ़ोन थोड़ा ऊपर था, तो उसने एक स्टूल को खींच करके उसके ऊपर चढ़ गया। चढ़ करके उसने एक नंबर मिलाया। उधर से एक महिला की आवाज़ आई, एक लेडी फीमेल की आवाज़ आई। तो इस लड़के ने इधर से कहा कि मैडम मुझे ऐसी जानकारी मिली है कि आपके अपने घर के आगे कोई आंगन है और जिस आंगन को साफ करने के लिए किसी लड़के की ज़रूरत है, तो मैं वो नौकरी चाहता हूँ, वो आप नौकरी आप मुझे दे दें। तो उधर से उस फीमेल ने बोला कि देखो लड़के तुम लेट हो गए, अभी करीब 1 हफ्ते पहले ही मैंने किसी और को उसके लिए रख लिया। तो इस लड़के ने फिर कहा कि मैडम आप जितना पैसा भी उस लड़के को देती हैं उससे आधा पैसा आप मुझे दे दीजिएगा तो मैं आपका काम कर दूंगा। उस फीमेल ने वो फिर से कहा कि नहीं, मैं उस लड़के का काम बहुत अच्छा है, मैं उसको चेंज नहीं करना चाहती, तुम मुझे परेशान मत करो। इस लड़के ने फिर कहा कि मैडम उतने ही पैसे में मैं उसके अगल बगल की भी आपकी सड़क साफ कर दिया करूंगा। अब वो फीमेल उधर से नाराज हो गई। उसने कहा कि देखो मैंने तुमको बार बार कहा ना कि मैं उस लड़के को बदलना नहीं चाहती, तुम रखो फ़ोन। उसने उधर से फ़ोन रख दिया, इधर से इस लड़के ने भी फ़ोन रख दिया। जैसे ही फ़ोन रखा वैसे इस लड़के के चेहरे पे मुस्कुराहट तैर गई और ये पूरा का पूरा वाक़या जो है वो दुकानदार देख रहा था, वो जो दवा का जो दुकानदार है वो देख रहा था। उसने उसको कहा कि यार तुम्हारा तो बहुत अच्छा काम को लेके बहुत अच्छा तुम्हारा पैशन है और मुझे अपनी दुकान के लिए ऐसे ही इसी लड़के की तलाश है, तो ऐसा है कि मैं तुमको नौकरी देता हूँ, तुम आ जाओ मेरे यहाँ नौकरी कर लो। उस लड़के ने मुस्कुरा के कहा कि अंकल मुझे आपके यहाँ नौकरी नहीं करनी, क्योंकि मैं वही लड़का हूँ जो उस फीमेल के यहाँ काम करता हूँ। मैं केवल ये जानना चाहता था कि मेरा एम्प्लॉयर मेरे काम से कितना खुश है। तो कुल मिला के कहने की बात यह है कि आज आप किसी भी फील्ड में अच्छे लोगों को ढूंढें। आप एक अच्छा ड्राइवर ढूंढें, नहीं मिलेगा, मुश्किल से मिलेगा। आप एक अच्छा कुक ढूंढें, नहीं मिलेगा। आप एक अच्छा कंप्यूटर ऑपरेटर ढूंढें, नहीं मिलेगा। आप एक अच्छा टाइपिस्ट ढूंढें, नहीं मिलेगा। कम लोग वैसे मिलेंगे और जो लोग भी वैसा काम करते हैं, जो लोग भी अच्छे हैं अपने काम में, उनके पास काम की कोई कमी नहीं है। तो कुल मिला के मेरे कहने की बात सिर्फ इतनी ही है कि अगर हमें इस पैंडेमिक से बाहर निकलना है तो हमें अपनी स्किल को मजबूत करना ही पड़ेगा। इसके अलावा हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। थैंक यू। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं और बहुत एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ आपने चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करा। थैंक यू सो मच आशीष सर एंड थैंक यू सो मच शौर्य सर, चीज़ों को इतनी ईजिली इतनी अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने के लिए। अपना अगला सवाल पूछेंगे अनुजा मैम से। मैम अभी तक हम लोगों ने जितना डिस्कशन करा स्टूडेंट्स के लिए टाइम मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस पर खूब सारी चर्चा करी है। अब हम लोग यहाँ ये नहीं भूल सकते कि उस गुजरे फेज में टाइम मैनेजमेंट की डिस्टर्बेंस ने जितना स्टूडेंट्स का शेड्यूल बिगाड़ा, जितना उनको परेशान किया है, उतना ही टीचर्स का भी शेड्यूल बिगाड़ा है। सो अब न्यू नॉर्मल में जब कई जगहों पर ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों तरह से पढ़ाई हो रही है तो टीचर्स के लिए भी प्रेशर ऑब्वियसली डबल हो गया है। ऐसे में टीचर्स को कैसे अपनी जिम्मेदारियों के बीच बेटर टाइम मैनेजमेंट को फॉलो करना चाहिए जिससे वो स्टूडेंट्स को बेटर वे में प्रॉपर टाइम दे सके और बेटर आउटपुट दे सके उनको? जी बिल्कुल आपने सही पकड़ा है, क्योंकि एजुकेशन के जो एक सिरे पे अगर बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो दूसरे सिरे पे हमारे शिक्षक हैं और पूरी शिक्षक प्रणाली है, जिसने, मैं तो ये कहती हूँ कि एजुकेशन वॉरियर्स हैं एक तरह से। जिस तरह के हमारे हेल्थ वॉरियर्स थे, ये हमारे शिक्षा के वॉरियर्स हैं जिन्होंने पूरे पैंडेमिक में 1.5-2 साल में अपना पूरा जितना भी हो सकता था अपना कर्तव्य निभाया है और बच्चों तक एजुकेशन पहुंचाई। और जैसे शौर्य जी कह रहे थे कि दूर दराज के गांव तक के, थैंक्स टू द मोबाइल्स एंड स्मार्टफोन्स की पढ़ाई में कमी नहीं करी अपने टीचर्स ने अपनी तरफ से। लेकिन अब जब हम थैंक्स टू ऑल आवर एफर्ट्स ऑफ ऑल द साइंटिस्ट, अब हम धीरे धीरे पैंडेमिक से शायद हम एंडेमिक की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। तो टीचर्स के लिए भी अब हम रोज न्यूज में आता है कि फलाना कॉलेज खुल रहा है, 50% स्टूडेंट्स
तादाद में लोग आने लगे हैं, स्कूल में एग्जाम शुरू होने वाले हैं, तो इसमें टीचर्स की क्या जिम्मेवारी है और किस तरह से वो कोप अप करेंगे। तो जितना मैंने समझा है, क्योंकि हम लोग भी बहुत क्लोजली टीचर्स के साथ काम करते हैं, कि काफी हद तक वो लोग ड्यूरिंग द पैंडेमिक ऑल्सो स्कूल से जाकर ही पढ़ाते थे। यस, ये अलग एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि उनको अपने आप को ट्रेन करना पड़ा कि एक कैमरा के थ्रू पढ़ाएं, बिना एक्चुअली फिजिकली बच्चों को देखे हुए या उनसे फीडबैक लेते हुए। बट ऑफ कोर्स वाया द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स उनके तरीके धीरे धीरे सामने आए कि किस तरह से वो अपने क्लासेस को ज्यादा इंटरैक्टिव बना सकते हैं वगैरह। लेकिन आपने टीचर्स के टाइम मैनेजमेंट की जो बात करी है, तो कहीं ना कहीं अगर टीचर्स, जैसे हम बात करते हैं कि वो वर्क फ्रॉम होम कर रही थी या कर रहे थे, खासकर महिलाएं हम देखते हैं, तो बाकी लोग भी तो घर से ही काम कर रहे थे। तो इसमें सब लोग अपने अपने कमरों में, कोई स्टडी फ्रॉम होम कर रहा है, कोई वर्क फ्रॉम होम कर रहा है, लेकिन जो वर्क एट होम है वो शायद हमेशा महिलाओं के ऊपर ही आ जाता है। तो इसको लेके भी कई महिलाओं को ये परेशानी होती थी कि हम घर में बैठ के एक तरफ अपना घर संभाल रहे हैं, और क्योंकि आपका सपोर्ट सिस्टम भी शायद उस समय नहीं अवेलेबल था, तो आपको पूरा अपना काम खुद करना था, प्लस अपनी क्लासेस करनी है, करेक्शंस करने हैं, स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, पेरेंट्स से बात करने हैं, तो किस तरह से वो अपने कर्तव्य को आगे बढ़ाएं। तो मुझे ये लगता है कि टीचर्स जो हैं टाइम मैनेजमेंट के लाइव एग्जाम्पल्स हैं, क्योंकि जो टीचर्स हैं हमारे, इन्होंने ही हमको सिखाया है कि टाइम टेबल कैसे बनाएं, और टाइम टेबल बनाने का जो तरीका है, जो विषय सूची है, और उसमें हम किस तरह से एक हफ्ते में इतने सारे सब्जेक्ट, अगर हम क्लास 10 के पहले की बात करें तो 12-13 तरह की चीजें हम रेगुलरली वीकली बेसिस पे पढ़ते हैं और समझते हैं, और उसी के बलबूते पे हम अपने आगे करियर के डिसीजन लेते हैं। तो उनसे ही हमने सीखा है कि टाइम टेबल कैसे बनाना, और मैं भी यही समझती हूँ कि जो बहुत डिसिप्लिन तरीके से अपने लाइफ को हैंडल करते हैं, जो टीचर्स, जो शिक्षक गण हैं, तो वो लोग सब तरह के उसमें अपने इनपुट को जारी रखें। और आपने स्टीवन कवी की बात करी, मैं उनकी टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स के सहारे से मैं ये कहना चाहूंगी कि हम लोग हमेशा अर्जेंट और इम्पोर्टेंट के बीच की दूरी को भूल जाते हैं, कि जो अर्जेंट है वो अभी करना है, उसको हमें कोई चारा ही नहीं है, सब कुछ छोड़ के वही करना है, इट इज फायर फाइटिंग। तो अगर हम सारे दिन फायर फाइटिंग ही करते रहेंगे तो हम इम्पोर्टेंट, जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, जो बहुत जरूरी चीजें हैं, जैसे कि प्लानिंग है, स्टडीज है, न्यूज़पेपर रीडिंग है, अपनी हॉबीज को कल्टीवेट करने की बात है, रिलेशनशिप्स को बढ़ाने की बात है, तो वो फिर धीरे धीरे साइड ट्रैक होने लगती है और हम हर समय पूरे टाइम एक स्ट्रेसफुल जिंदगी जीते हैं। लेकिन अगर हम उससे थोड़ा सा हटके, किसी दिन अगर हमारे पास सपोजिंग क्राइसिस कम है, फायर फाइटिंग की नौबत कम आई, तो अगर हम अपना वही ध्यान, वही समय, जो हम जैसे कहते हैं कि 1440 प्रिंसिपल जो है, कि चाहे कितना भी कोई भी बिजी इंसान हो, चाहे अमेरिका का प्रेसिडेंट हो, चाहे कोई आपके घर में काम करने वाली लेडी हो, सबके पास 1440 मिनट है एक दिन में। 1440, चाहे जो बिजिएस्ट सुपरस्टार है और चाहे जो लेजीएस्ट स्टूडेंट है। तो हम उन 1440 मिनट्स में किस तरह से अपने आप को ट्रेन कर सकें, अपने आप को डिसिप्लिन कर सकें। तो जब हम कहते हैं टाइम मैनेजमेंट, तो मुझे तो ये लगता है कि टाइम को तो मैनेज कर ही नहीं सकता कोई। इट इज एन एंटिटी, हमें खुद को मैनेज करना है। इट इज ऑल अबाउट सेल्फ मैनेजमेंट, कि मैं अपने आप को कैसे मैनेज करूं कि मुझे हर समय अर्जेंट वाले काम नहीं करने पड़े, जिससे मेरा हर समय पारा भारी रहे और मैं रैशनली ना सोचकर मैं अपने प्लानिंग में जाऊं। जैसे छोटा सा एग्जांपल है कि घर में एक पाइप है, पाइप में से आज वो फट गया और किचन में पूरी तरह पानी भर गया और पूरे कमरों में आ गया, तो मुझे अपने सारे काम रोक के सबसे पहले उसको अटेंड करना पड़ेगा, चाहे उसमें मुझे 6 घंटे लगे, चाहे 8 घंटे लगे। लेकिन यही बात अगर मैं ध्यान दूंगी कि भाई कुछ दिन से उसमें कुछ आवाज आ रही है, कुछ दिन से उसमें पानी पास नहीं हो रहा है, क्या मैं पहले प्लम्बर को बुला के उसको एक्टिवेट नहीं करा सकती? भाई जिसको हम कहते हैं मेंटेनेंस काम, एक प्लानिंग के काम, की हम एक रेगुलर तरीके से अपने सारी मशीन को सर्विसिंग करवाते हैं, जिससे कि हमें क्राइसिस का सामना ना करना पड़े। तो उसी तरह से अगर पेरेंट्स भी, स्टूडेंट्स भी, टीचर्स भी खास तौर पे अपने इनपुट को रेगुलर तरीके से इनपुट करते रहें, प्लानिंग करते रहें। अब अगले हफ्ते में एग्जाम्स हैं, उसके बाद छुट्टियां हैं, उसके बाद फाइनल एग्जाम्स हैं, अभी हम देख रहे हैं कि फेज 1 के एग्जाम्स होने वाले हैं जो ऑब्जेक्टिव टाइप हैं, तो हम कैसे स्टूडेंट्स को उसको तैयारी कराएं। तो इट इज ऑल अबाउट प्लानिंग एंड गिविंग इम्पोर्टेंस टू द इम्पोर्टेंट थिंग। तीसरी चीजें जो होती है कि जो एकदम इमीडिएटली आ गई लेकिन वो एकदम बेकार की चीजें हैं, यूजलेस चीजें हैं, तो वो हमें कोशिश करना चाहिए उससे डिस्ट्रैक्ट ना हो, उससे अलग रहें, उनको बल्कि हम डेलीगेट कर दें, कोई और जाके अटेंड कर ले मेरी जगह, और हम ज्यादा महत्वपूर्ण चीजों पर ध्यान दें। और खासकर स्टूडेंट्स के लिए जो टाइम वेस्टर्स की बात हम करते हैं,
कि जो नॉन इम्पॉर्टेंट नॉन अर्जेंट चीजें हैं उनसे तो एकदम ही बचना चाहिए। और आप जैसे बता रहे थे कि हैबिट चेंज की बात है, अगर हम मोबाइल से एडिक्टेड हो गए हैं, अगर हम बिंज वॉचिंग करते हैं, सारी रात हम एक एपिसोड के बाद दूसरे एपिसोड में जुट जाते हैं, तो उसको हमें पूरी तरह से एक विराम देना पड़ेगा, क्योंकि वो दो आर एनर्जी गजलर्स, वो पूरा हमारा टाइम और थिंकिंग और सब कुछ को खा जाते हैं। तो जैसे स्टीवन कभी कहते हैं कि इट इज द की थिंग इज नॉट अबाउट स्पेंडिंग टाइम बट अबाउट इन्वेस्टिंग टाइम। हम सिर्फ स्पेंड ना करें, बिकॉज हम मोमेंट भी से स्पेंड तो हम यूजफुल चीजों में भी करते हैं, बेकार की चीजों में भी टाइम स्पेंड हो रहा है। आई एम नॉट स्पेंडिंग टाइम, बट अगर हम अपनी शब्दावली बदल लें कि हम उसका निवेश कर रहे हैं, मैं अपने समय का निवेश कर रही हूँ, आई एम इन्वेस्टिंग इट, तो हम हार्डली शायद गलत चीजों में उसका निवेश करना चाहेंगे। तो अगर हम अपनी थिंकिंग को अपने शब्दावली से, अपनी वोकैबुलरी से थोड़ा सा टैम्पर करें, तो हम शायद अपनी थिंकिंग को सही जगह पे ले जाएं। और जब हम गलत चीज में कर रहे हैं, ज्यादा टाइम लगा रहे हैं, एक्सेसिव टाइम कर रहे हैं, बिंज वॉचिंग कर रहे हैं, तो यू चेक योरसेल्फ, एम आई स्पेंडिंग टाइम, एम आई इन्वेस्टिंग टाइम। और जहां हम समझ पा रहे हैं कि हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, निवेश कर रहे हैं, तो हम शायद उसका व्यय, उसका खर्चा और उसके एक्सपेंडिचर को कम करने की कोशिश अपने आप में आ जाएगी। एंड टीचर्स को खासकर मैं तो ये कहूंगी कि अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, हम लोग सब किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं, कोई भी काम होता है वो एक इंसान की जिम्मेवारी नहीं होता, एक पूरा डिपार्टमेंट होता है, पूरी टीम होती है, 6-8 लोग होते हैं, 10 लोग होते हैं, ज्यादा लोग होते हैं। तो सेम वे जो आपका घर है या आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, आपका काम है, आपका घर है, वो आपकी टीम है, आपके जो परिवार के सदस्य हैं वो आपकी टीम है। तो जरूरी नहीं है कि आप ही सुपर मॉम या सुपर डैड बने, वो आप करके क्या कर लेंगे। रादर आप अच्छे मॉम, अच्छे डैड बन जाए, अच्छी टीचर बन जाए, आई थिंक दैट इज मोर देन इनफ। तो इससे क्या होगा कि हम अपने टीम पे रिलाई करेंगे, एक दूसरे का सहारा बनेंगे, एक दूसरे के पिलर्स बनेंगे। और स्पेशली बच्चे एंड स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि पैंडेमिक में काफी लोगों ने अपने माँ बाप का भी सहारा दिया है, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी निभाई है, किसी ने बाहर के काम किए हैं, किसी ने इंटर बेस्ड वाले काम किए हैं। तो हमें कलेक्टिवली एज ए टीम अगर हम अपने आप को महसूस करें, चाहे स्कूल की एंटिटी लें या फैमिली की एंटिटी लें या अपने क्लासरूम की भी एंटिटी लें, तो शायद हम टुगेदर प्रोग्रेसिवली बहुत ज्यादा अचीव कर सकेंगे उतने ही कम टाइम में, जिसको कहते हैं मैक्सिमाइज कर पाएंगे, उससे अधिकतम हम उसकी वैल्यू आ पाएंगे। तो मुझे लगता है कि इस तरह से अगर हम छोटे छोटे कदम उठाएंगे, तो ना कोई सिर्फ टीचर्स या प्रिंसिपल्स बट सभी लोग इससे कुछ ना कुछ सीख ले लेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा अनुजा मैम आपने, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस जितनी ज़्यादा स्टूडेंट्स के लिए है, उतनी ही ज़्यादा हमारे टीचर्स के लिए भी है आज के फ़ेज़ में, क्योंकि उन्हीं से मिलने वाले आउटपुट से जो हमारे स्टूडेंट्स का करियर बनना है, वो उन्हीं से बहुत कुछ आगे सीखेंगे। और अपनी बातों के बीच में अनुजा मैम ने एक बहुत अच्छी बात कही, जिसको मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगी अपने स्टूडेंट्स के लिए, कि इट इज़ नॉट ओनली अबाउट टाइम मैनेजमेंट, इट इज़ ऑल्सो ऑल अबाउट सेल्फ मैनेजमेंट। हमें सेल्फ मैनेजमेंट को लेकर आगे बढ़ना है। टाइम को हम लोग मैनेज नहीं कर सकते, अपने आप को उस टाइम के अकॉर्डिंग हम लोग को मैनेज करना पड़ेगा, आगे आने वाले बदलते समय के साथ हम लोग को बदलना पड़ेगा। तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे जितने स्टूडेंट्स स्ट्रेस में आ रहे हैं, हमारे एक्सपर्ट्स उनको ये सलाह देना चाह रहे हैं कि बिल्कुल भी स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, अपने उस स्ट्रेस से बाहर निकलिए। बहुत सारी चीज़ें हैं अभी आगे जो एंजॉय करके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूंगी मैं डॉक्टर शौर्य कटप्पा जी से। सर, आज के फेज में किसी भी फील्ड का स्टूडेंट हो, सभी अपना करियर एक लीडर के रूप में देखते हैं। दे वांट्स टू बी अ लीडर। सो उनके लीडरशिप के ख्वाब को पूरा करने में भी क्या टाइम मैनेजमेंट का कोई रोल होगा, या ये सिर्फ डिपेंड करेगा उनकी स्टडीज पर? Okay, I'll try to answer this with a story. There was this gentleman known as General Eisenhower, General Dwight Eisenhower. उनका फिलहाल I think on Google the only thing that's left is the Eisenhower matrix. Yeah, the little known fact is General Eisenhower was the commander of the Allied forces during World War II. Post that, he was the President of the United States for 2 terms, and he held his presidency during the Cold War. So, he was, a lot of times he was asked this question, आपका जो है as a leader, your
focus is required in a lot of places and in different quantum. तो आप ये कैसे कर पाते हो? How do you, how are you able to be a leader everywhere in all different blocks, and how do you, set yourself up? And I think the answer to that question is in what Ms. Anuja just explained in parts during her this thing about about urgent, important, and things like that. And he talked about this matrix called as the Eisenhower matrix, also the urgent and important matrix, where he put everything into a couple of blocks, where he said something that was urgent and important was in one block, something that is important was in another block, something that was urgent only was in a third block, and something that was neither urgent nor important was put into a fourth block. Now the essence, हम इसके it at the face of it अगर हम देखें तो it sounds like a simple time management tool or a day management tool, but somewhere you need to understand what he says is urgent but not important. It needs to be delegated. उसको आप नहीं करो, आप किसी और को दो. You have your subordinates, you have people around you, like what ma'am said, you're always working in a team. Even if you're in a house, there is a team around you. Ms. Anuja just explained whether you're working in your workplace or be it at home and all. You don't have to be a super person, a super mom or a super dad. So he says, delegation itself is one one part of leadership. The second part where he talks about is things which are important but not urgent. He asks you to schedule it. He always put a schedule for it. Again, I'm taking a leap from what Ms. Anuja explained. There is a pipe that is giving you a small sound here and there. You schedule it. Schedule a maintenance this thing, or schedule a time somewhere today, tomorrow, day after, when you'll sit down and have a look at it. So on and so forth. Things which are neither urgent nor important, he says, don't do it. Karo hi nahi. Put it away. These are things that you should not even look at. So that is your fourth quadrant. And then, of course, what you're left with is the first quadrant, things which are urgent and important. He says, you do it now. Now, if you look at, like I said, prima facie, it looks like a simple day management or a time management tool. But if you go into it, it has got a lot of aspects of leadership also entwined into it. Things which actually get translated into our lives as well. Another thing which he says is, your number one quadrant, the urgent and important quadrant, should always have only two things at any given point of time. अगर उसमें दो से ज़्यादा हैं, तो you're not exercising your leadership or you're not exercising your management behaviors properly. If at any point of time in your urgent and important you have more than two things, then there are some things about yourself. There's something, if in my matrix, in the urgent and important, I have more than two things on a particular day, then there are some things about myself. मेरे बारे में ऐसे कुछ चीजें जो मैं ठीक से मैनेज नहीं कर रहा हूँ. Yeah? In your important block, there should always be around 2 to 8 things. Yeah? अगर 8 से ज़्यादा हैं या फिर 2 से कम है, तो again अगर 2 से कम है, तो it again tells you that see you're not scheduling your tasks properly. अगर 8 से ज़्यादा है, तो you're probably procrastinating a lot. Yeah, and anything that is in your important box for the next week, अगर आप देखेंगे, अगर आप उसको appropriately handle नहीं करोगे, तो today it will become your urgent and important. अगर आपने 5 दिन पहले पाइप पे थोड़ा मेंटेनेंस का ध्यान नहीं दिया है, तो आज जो है जब पाइप फटेगा तो it will become urgent and important for you. So that is your importance block. Urgent but not important. If you are unable to delegate it,
it means that you haven't developed your subordinates. It means that, you know, the other family members around you, you don't trust them adequately, or they don't trust you adequately. So that's again connected to some aspects of your own, you know, system, your own behaviors, whether you're actually able to guide them, show them how to do the task, and then delegate appropriately. So in some forms, you know, this is a small tool, very apt for time management, of course, but it also indicates as a, if there are some boxes which we are not actually addressing properly, it gives us a feedback on what is it about myself that I need to address, put in line, correct, or, you know, tweak in such a way that my systems, my own system, self, you know, is functioning in an appropriate manner. Miss Anuja, ma'am. No, this is very well elaborated. आपने बहुत अच्छे से उसी मैट्रिक्स को समझाया विद शेड्यूलिंग की बात करके. तो रुचि, मैं अब आपसे बस एक छोटा सा ये पॉइंट कहना चाहूंगी. लीडरशिप की जो आपने बात करी और वो किस तरह से टाइम मैनेजमेंट से जुड़ी हुई है, तो मुझे अब्राहम लिंकन की एक बात याद आई. आज सुबह ही मैं कहीं पे पढ़ रही थी, तो उन्होंने ये कहा कि गिव मी 6 hours टू चॉप डाउन अ ट्री. ठीक है, आजकल कोई पेड़ नहीं चॉप करता है, लेकिन शायद उस जमाने में करते हो, कि मुझे आप 6 घंटे देंगे अगर एक ट्री को, एक पेड़ को चॉप करने के लिए, उसको काट के गिराने के लिए, आई विल स्पेंड द फर्स्ट 4 शार्पनिंग द एक्स. मैं उसमें 6 में से 4 घंटे मैं सिर्फ अपने कुल्हाड़ी या फावड़ा या जो भी आप कुठार, उसको मैं शार्प करने में लगाऊंगा. तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम अपने आप को सब तरीके से प्रिपेयर करें, कीप ऑन शार्पनिंग योर एक्ट, एज से कीप ऑन शार्पनिंग योर स्किल्स. जैसे आदर्श जी ने भी यही बात कही कि हम अपने स्किल्स को, क्योंकि हमने कल देखा ही नहीं है कि क्या होने वाला है. पैंडेमिक ने हमें समझा दिया कि यू कांट टेक लाइफ फॉर ग्रांटेड. कल क्या हो जाए, क्या नई चीजें आ जाए. कल को हमें हो सकता है कि ग्रेजुएशन के उसके लिए ही इंटरव्यूज में जाना पड़े. अभी हम पोस्ट ग्रेजुएशन में ज्यादातर कहते हैं कि जीडी, पीआई और ये सब होता है. क्या मालूम हमको जीडी के लिए जाना पड़े. तो क्या हम एक रात बैठ के सारे पूरे न्यूज़पेपर्स की गट्टर पढ़ेंगे कि आज हम अपना जीके सवार लें? वो तो हो ही नहीं सकता. तो हमेशा कंटिन्यूअसली कीप चिपिंग और अपना शार्पनिंग द सॉ, जिससे कि हम जो भी कोई भी चैलेंजेस आएंगे हम उनको तैयार हैं उनको फेस करने के लिए. आई थिंक ये लिंकन की जो लीडरशिप के मंत्र हैं उनमें से मुझे ये बहुत पसंद आया, खासकर टाइम मैनेजमेंट को लेकर, तो मैंने सोचा शेयर करूं. जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच मैम. सो अब्राहम लिंकन जी के डेफिनेशन और स्टीवन कोवी जी के डेफिनेशन के साथ हम लोगों ने टाइम मैनेजमेंट को बहुत अच्छी तरह से समझा, हमारे एक्सपर्ट्स ने बहुत अच्छी तरह से बताया. तो अगर लीडरशिप की क्वालिटी को डेवलप करना है स्टूडेंट्स, उसको लेकर कैसे अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट के बीच में डिफरेंस को समझेंगे और उसके अकॉर्डिंग अपने आप को आगे बढ़ाएंगे, तभी उनको लीडरशिप में आगे जाके सक्सेस मिलेगी. थैंक यू सो मच एक्सपर्ट्स हमारे. सो नो डाउट इन दिस कि गुजरे पैंडेमिक ड्यूरेशन ने हमें टाइम मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट लेसन पढ़ाया है, स्पेशली हमारे स्टूडेंट्स को. एंड अब यही टाइम मैनेजमेंट हमें टाइम की रिस्पेक्ट करते हुए अपने वेबिनार को वाइंड अप करने का भी इशारा कर रहा है. तो अपने व्यूअर्स से लेंगे विदा, पर उससे पहले उन्हें और हमें टाइम मैनेजमेंट को लेकर इतने इंपॉर्टेंट टिप्स देने और हमें इतनी ढेर सारी इंफॉर्मेशन देने के लिए मैं अपने एक्सपर्ट्स को बोलूंगी थैंक्स. थैंक यू सो मच अनुजा मैम, थैंक यू सो मच डॉक्टर शौर्य सर, थैंक यू सो मच आशीष सर. आप सभी का, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे इस वेबिनार के साथ जुड़े और हमारे स्टूडेंट्स को स्ट्रेस से बाहर निकलने और टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग खुद को मैनेज करने के बारे में इतनी ढेर सारी चीजें बताएं. आप सभी का, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद. दैनिक जागरण का धन्यवाद और अमृता यूनिवर्सिटी का भी बहुत बहुत धन्यवाद उसको ऑर्गेनाइज करने को. जी, एंड थैंक्स टू हमारी तरफ से भी थैंक्स टू अमृता विश्वविद्यापीठम ऑल्सो, जिनसे जुड़कर आज हम इस वेबिनार को लेकर इकट्ठा हो सके हैं. सो व्यूअर्स, आप रखिए अपना ख्याल. जिंदगी को सिर्फ जीना ही हमारा मकसद नहीं होना चाहिए. एक प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट के साथ जो भी अपने एक एक कदम को आगे बढ़ाता है, मंजिल खुद ब खुद उसके करीब आने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाती है. इसी मैसेज के साथ लूंगी आप सभी से विदा. मिलेंगे फिर आपसे जल्द ऑन सेम प्लेटफॉर्म with another important topic. Till then, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए. Take care and bye-bye. Bye-bye.